कि देश के अंदर पागल नेताओं की एक फौज सी खड़ी हो गई है। तो ये गले में घंटी लटका के आते हैं, देखो मैं कमल छाप की घंटी लेके आया। इनके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। देश का प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करता है, सोता नहीं है। वो मोर के साथ टाइम पास कर रहा है, इतना काम है। क्योंकि अब काम रह कहां गया है देश के अंदर। देश की एक एक संपत्ति तो बेच चुके हैं, तो मंथन किस पे करेंगे आप? देश कैसे चलाना है सोचने की जरूरत ही नहीं है, वो तो दे चुके हैं दूसरे के हाथ में कमान। अब तो बस हिस्सेदारी बांटने का समय है। 5 साल तक भैया आपको मैंने ठेका दिया था, कितने % हमारा हिस्सेदारी है आप दीजिए। अगर यूं कहें कि देश के अंदर पागल नेताओं की एक फौज सी खड़ी हो गई है, तो मैं समझता हूं कुछ मैं गलत नहीं कहूंगा। अब ये इतना बड़ा शब्द मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं खुद भी एक राजनीतिक दल का अध्यक्ष हूं, खुद भी राजनीतिक करता हूं, लेकिन फिर भी मैं ये बात नेता के प्रति बोल रहा हूं, यानी अपनी बिरादरी के प्रति। तो इसके अंदर निश्चित ही कुछ ना कुछ राज है। एक जाति तो ऐसी है जो पूरे हिंदुस्तान में, मैं कह रहा हूं, एक व्यक्ति के पास अगर कहीं धोखे में होगा उसकी अपनी प्रॉपर्टी तो हो सकता है, नहीं तो वो जात तो कहीं टिकती ही नहीं है, जिसे हम नट कहते हैं, बंजारा कहते हैं। आप देखते होंगे हर मोहल्ले हर गली में, मतलब जगह जगह आपको नट बंजारा जो लोहार का काम करते हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। तो वो कौन से बाप दादा की प्रॉपर्टी दिखाएंगे? इसके लिए हमने उसका विरोध किया था। उसके बाद देखिए केंद्र सरकार ने CAA पूरे हिंदुस्तान में मीडिया के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं को गुमराह करने का काम कैसे किया कि CAA मतलब ये कानून जो है, हम विदेशियों को, यानी विदेशियों को जो हिंदू समाज के लोग हैं, सिख समाज के लोग हैं, इनको हम बसाएंगे भारत में। जो बाहर तकलीफ में हैं उनको सबने स्वागत किया, हमने भी किया। लेकिन यह किस कानून की किताब में लिखा है भाई कि अगर 10 आदमी को आप बसाएंगे तो हम 100 आदमी का घर अपने देश के नागरिक को उजाड़ देंगे? इसका हमें विरोध था। उससे भी मन नहीं भरा तो आपने देखा होगा NPR लाने की बात आई। NPR में क्या था कि आपको यह बताना होगा आपके घर के कितने सदस्य हैं, यह सही है। उसके बाद आगे का पॉइंट जो गड़बड़ है, आपके पिताजी कहां से कहां पैदा हुए उसका जन्म प्रमाण पत्र दिखाइए, आपकी मां कहां पैदा हुई उसका जन्म प्रमाण पत्र दिखाइए, और आपकी मां का जन्म मतलब उसकी मां का कहां हुआ। ये सब उल्टे सीधे सवाल ऐसे थे कि मैं समझता हूं, इसीलिए मैंने कहा कि सबसे पहले नरेंद्र मोदी अपनी मां का जन्म प्रमाण पत्र दे, अमित शाह अपनी मां का जन्म प्रमाण पत्र दे। आप सब जानते होंगे कि जन्म प्रमाण पत्र ये 10-15 साल से हॉस्पिटल में बच्चे पैदा होते हैं। उससे पहले गांवों में दाई आती थी, शहरों में भी काफी था। तो उस टाइम में जन्म प्रमाण पत्र बनता कहां था? तो इस तरीके से ये देश के नागरिक को गुमराह करके, परेशान करके, सिर्फ आपको उलझा के रखना चाहते थे कि बस 5 साल तक हमें आपने मत दिया है, तो अब हम उल्टे सीधे जो फैसले ले रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट 5 साल तक सिर्फ आप जमा करते रहें, उसी में आप उलझ के रह जाइए, ताकि आप सवाल से कोई क्वेश्चन ही ना पूछे। आप ऐसे ऐसे मतलब वो फार्मूले निकालता है कि आप 5 साल तक बस अफसरों के चक्कर काटते काटते आपका समय बीत जाएगा और सरकार 5 साल तक हमारी पूरी चल जाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि हिंदुस्तान में पागल नेताओं की भरमार सी हो गई है, इसीलिए मैंने कहा है। अब केजरीवाल को ही दिल्ली में देख लो। अब हम अपने देश के अंदर ही अब हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे, हम किस प्रांत से आए हैं, कहां से आए हैं, अब हमें
रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हम वेटिंग लिस्ट में चले जाएंगे। अब इंतजार करेंगे कि कब हमारा नंबर आएगा, कब मैं अपने बाल बच्चों के लिए रोजगार कमाऊंगा, दो पैसे कमाऊंगा, तब मैं अपना घर परिवार चलाऊंगा। उस आधार पे आप मतलब एक परेशानी खत्म हुई नहीं कि दूसरी परेशानी ये सरकार ने आपके माथे पे लाद दिया है। अब ये एक ही चीज सिर्फ बच गया है, आपको लैट्रिन करना है, उसका रजिस्ट्रेशन कराना। क्योंकि शहरों में चले जाइए तो बहुत सारे मकान में आपको बाथरूम नहीं मिलेगा गरीब आदमियों के लिए। वो किराए के मकान पे जो रहेंगे तो सरकारी बाथरूम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सिर्फ एक ये काम रह गया है सरकार को कि अगर यदि आपको लैट्रिन करना है, बाथरूम करना है, तो इसका भी रजिस्ट्रेशन करा लो। रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो मैं आपको बाथरूम नहीं करने दूंगा, मैं आपको लैट्रिन नहीं करने दूंगा। सिर्फ और सिर्फ एक यही काम बच गया है भारत सरकार और राज्य सरकारों को। नहीं तो हर चीज का रजिस्ट्रेशन, हर चीज का रेरे। अब हम कभी किसी नेता से हम ये क्यों नहीं पूछते हैं भाई? चुनाव के समय में तो कोई पब्लिक ये नहीं पूछता है कि क्या नेताजी आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है जो इलेक्शन लड़ने आए हो। हमसे हमारा प्रमाण पूछा जाता है इलेक्शन के बाद। लेकिन यही नेता का यदि हम लोग उस टाइम में प्रमाण मांग ले कि आप एक बेहतर नेता हो, उसका सर्टिफिकेट दीजिए, तो क्या ये नेता आपको सर्टिफिकेट दे पाएंगे कि मैं बेहतर एक क्वालिटी का छवि का नेता हूं? उस टाइम में तो ये गले में घंटी लटका के आते हैं, देखो मैं कमल छाप की घंटी लेके आया हूं, मैं लालटेन की घंटी लेके आया हूं, मैं पंजा की घंटी लेके आया हूं। ये घंटी डुलाते रहते हैं उस छाप का, अपने चरित्र का प्रमाण नहीं देते ये नेता। बातें बड़ी अजीब सी हैं मेरी, लेकिन अभी नहीं समझ में आएगी तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद सटीक समझ में आएगी। क्योंकि मैं राजनीतिक में इन नेताओं की पोल पट्टी खोलने के लिए ही आया हूं। अरे भैया, देश का विकास, समाज का विकास 5 साल समझते हैं, 60 महीने होते हैं। बहुत बड़ा एक समय होता है किसी क्षेत्र का तकदीर बदलने के लिए, देश की तकदीर बदलने के लिए बहुत बड़ा समय होता है। लेकिन 5 साल ये नेता बिताते किस में है पता है? वो भी समझ लीजिए आप। वो अमित शाह बोलता है ना क्रोनोलॉजिक समझिए, तो समझिए 5 साल तक ये सिर्फ अपनी सरकार बचाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं ये, और जो समय बच जाता है तो नेक्स्ट चुनाव लड़ने के लिए ये लगे रहते हैं। इनके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। अभी 2 दिन पहले देखा ना, प्रधानमंत्री के पास कितना काम है। जो टीवी पे आप सुबह शाम देखते थे, देश का प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करता है, सोता नहीं है, वो मोर के साथ टाइम पास कर रहा है, इतना काम है। क्योंकि अब काम रह कहां गया है देश के अंदर? देश की एक एक संपत्ति तो बेच चुके हैं, तो मंथन किस पे करेंगे आप? देश कैसे चलाना है सोचने की जरूरत ही नहीं है, वो तो दे चुके हैं दूसरे के हाथ में कमान। अब तो बस हिस्सेदारी बांटने का समय है। 5 साल तक भैया आपको मैंने ठेका दिया था, कितने % हमारा हिस्सेदारी है आप दीजिए। इसकी अब सौदेबाजी, बस वो पैसा वसूल करने का इनका काम रह गया है सिर्फ। अब तो मैं समझता हूं मंत्रालय की भी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई मंत्रालय की आवश्यकता, क्योंकि कोई तो मंत्रालय, कोई विभाग है ही नहीं बचा हुआ। ये समझना पड़ेगा हमें। नहीं समझिएगा। उससे भी बड़ी बात देखिए, बिहार का चुनाव आया है। अब कोरोना वायरस देश में खत्म हो गया, बिहार में तो कम से कम खत्म हो गया। आज से सभी चीजें चालू हो गई हैं। अब समझ लीजिए आप कि ये नेता को जब चुनाव जीतना है और सत्ता प्राप्त करनी है तो कोई पाबंदी, कोई लॉकडाउन, कोई कुछ नहीं है। महामारी खत्म हो गई देश के अंदर, पूरी जड़ से खत्म हो गई। अभी बिहार में कोई महामारी नहीं है। अब 6 तारीख से नीतीश कुमार की रैली होगी,
12 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे गृह जिला मधुबनी के अंदर, क्योंकि मालूम है भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो ने पूरी बैंड बजा के रखी हुई है, तो इसलिए मधुबनी का दौरा ये करने जा रहे हैं। वहां से शुरुआत करेंगे। कभी ऐसा नहीं हुआ अभी भारत के इतिहास में कि कोई बड़ा नेता पहला दौरा सिर्फ मधुबनी का किया हो किसी पार्टी का। तो यह समझना पड़ेगा, ऐसी ही इनकी हिली पड़ी है पूरी तरह से। चुनाव का समय आ गया है, अब समझ लीजिए कि लॉकडाउन वगैरह सब चीज खत्म हो गया है, चुनाव खत्म। और आप एक चीज और देखिए, मैं तो कहता हूं ऐसा चुनाव 5 साल चलता ही रहे ताकि देश की जनता का कुछ भला हो सके। अभी दबा के नीतीश कुमार जी घोषणा पे घोषणा, घोषणा पे घोषणा। शिक्षा मित्र की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ये वही शिक्षा मित्र हैं बिहार के, कई मर भी गए होंगे नीतीश कुमार की लाठी खा के। आज उनके लिए सब चीज फ्री, 15% तनख्वाह बढ़ गई। आप कहीं भी बिहार में अब ट्रांसफर करा सकते हैं अपने मन चाहे जगह पे, क्योंकि चुनाव का समय, क्योंकि चुनाव जीतना है। अभी किसी वोटर को नाराज नहीं करना है, और सरकारी कर्मचारी जो है उनको तो कतई नहीं करना है, क्योंकि मत जो है यही जाके बूथों पे कराएंगे, यही शिक्षा मित्र कराएंगे। कहीं ये बिगड़ ना जाए, इसीलिए इनको खुश करके रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए सबसे पहला टारगेट नीतीश कुमार सरकार ने शिक्षा मित्र के ऊपर किया है कि शिक्षा मित्र यदि खुश हो गए, ये शायद भूलेंगे नहीं, शिक्षक हैं, ये कतई नहीं भूलेंगे कि कैसे लाठी डंडों से शिक्षा मित्र का स्वागत करते थे पटना में और जगह जगह। तो मैं समझता हूं कि बिहार के जो हमारे शिक्षा भाई हैं, शिक्षक भाई हैं, ये इस चीज को ना भूलें। ये वही नीतीश कुमार की सरकार है जिसने आपका लाठी डंडों से स्वागत किया है। और ये भी ना देश की जनता भूले कि वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो गरीब मजदूर रोड पे निकलते थे तो इनके प्रशासन के लोग चारों तरफ से कैसे लाठी बरसाते थे गरीब मजदूर निस्सहाय व्यक्तियों पे। मैं समझता हूं देश की जनता कतई ना भूले इस चीज को। और यदि भूल गए, हिटलर का मुर्गा मत बनना, हिटलर का मुर्गा मत बनना। हिटलर जनता को किस तरीके से करता था समझ लीजिए, वो भी बहुत भाइयों को जानकारी नहीं है। हिटलर एक दिन पार्लियामेंट के अंदर एक मुर्गे को ले गया। मुर्गे को ले जाने के बाद पार्लियामेंट पे टेबल पे रख के उसका एक एक पंख नोच दिया हिटलर ने। आप समझिए वही है हिटलर भारत में भी। अब कैसे उसने पंख नोचा और क्यों मैं उदाहरण दे रहा हूं यह आपको समझना पड़ेगा। हिटलर ने एक एक पंख मुर्गे का नोचने के बाद कितनी तकलीफ दी उस मुर्गे को, और उसके बाद इतना दाना मुर्गे के आगे में डाल दिया। मुर्गा वो दाना चुगने लग गया। ये भूल गया मुर्गा कि ये यही हिटलर है जिसने मेरा एक एक पंख करके नोच के मुझे मेरी जान एक हिसाब से निकाल दी, अब मैं उड़ नहीं सकता। तो उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भारत की जनता का एक एक चीज नोचने का काम किया, अब उसको बेपंखा कर दिया है, अपंख कर दिया है। तो ये देश की जनता कभी मत भूलना कि इस सरकार ने आपके बाल बच्चों के मुंह से निवाला छीना है। यदि ये भूल गए इस बार तो ये समझ लेना कि वही मुर्गे आप हो। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी।